एक बार फिर से रेजांगला का ऐतिहासिक युद्ध सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में होने के पीछे मूल कारण है फरहान अख्तर के द्वारा रेजांगला युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनाई जा रही मूवी 120 बहादुर। जी हां, 120 बहादुर मूवी रेजांगला के युद्ध पर आधारित है और इस फिल्म का प्रदर्शन 21 नवंबर को देश भर के सिनेमाघरों में होने वाला था। लेकिन यह फिल्म प्रदर्शित होती उसके पहले ही इस फिल्म को लेकर क्या हो गया, विवाद हो गया और यह फिल्म कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई। दरअसल संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका में इस फिल्म के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों के छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया और यह मांग की गई कि इस फिल्म के प्रदर्शन को क्या किया जाए, रोक दिया जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि 120 बहादुर फिल्म का नाम बदलकर 120 अहिर कर दिया जाए और अपने पक्ष में दलील देते हुए संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के वकील ने यह बात कही कि सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 की धारा 5 और 6 स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करती है कि किसी पिक्चर में यदि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होता है तो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड उस पर क्या करेगी, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड उस पर रोक लगा देगी। लेकिन इस पिक्चर में फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने अपने वैधानिक दायित्वों को सही तरीके से नहीं निभाया है। वहीं पर दूसरी दलील देते हुए संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के वकील ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 इस बात का उल्लेख करती है कि अगर कोई व्यक्ति मृत है तो उस मृत व्यक्ति के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कृत्य जो होगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा और इस मूवी में इसको क्या किया गया है, जो बलिदानी सैनिक थे उनके सम्मान के साथ इसमें कंप्रोमाइज किया गया है, समझौता किया गया है। इसलिए इस पिक्चर के प्रदर्शन पर क्या हो, रोक लगाई जाए। अब इसमें जो है इस पिक्चर की दलीलों पर हम आगे बढ़ें उससे पहले ये थोड़ा सा हम इस बात को समझ लें कि वास्तव में रेजांगला युद्ध क्या था और इस विवाद की शुरुआत कहां से होती है। तो ध्यान से मेरे पीछे अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो रेजांगला युद्ध जिस पे ये पिक्चर बन रही है उसकी कथानक की शुरुआत धरती से यानी समुद्र के जलस्तर से 1800 फीट ऊपर अवस्थित उस कठोर परिस्थितियों वाले एक युद्ध मैदान से होती है जहां पर आज भी आप चले जाएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पे आधी हो जाती है। सामान्य लोगों के आंखों से नाक से खून आने लगता है। उन परिस्थितियों में इस रेजांगला पोस्ट पर जब चीन ने आक्रमण किया था तो उस समय 13वीं कुमाऊं बटालियन को वहां पे मुस्तैद किया गया। 13वीं कुमाऊं बटालियन की एक टीम बनाई गई जिस टीम का नाम था चार्ली यूनिट और उस चार्ली यूनिट के सेनापतित्व का नेतृत्व का कार्यभार था वीर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी के कंधों पर। एक तरफ से चीन का आक्रमण हो रहा था, भारतीय सेना एक एक पोस्ट को छोड़ के पीछे हट रही थी और वहीं बीच में था आपका ये रेजांगला युद्ध पोस्ट जहां पर मेजर शैतान सिंह भाटी अपनी अहिर रेजिमेंट के साथ क्या थे, 120 जवानों के साथ तैनात थे। हेडक्वार्टर से फोन जाता है, सैन्य हेडक्वार्टर से फोन जाता है मेजर शैतान सिंह भाटी की टीम के पास कि चीनी सैनिक 10,000 से ऊपर संख्या में आपके पोस्ट पर आक्रमण करने वाले हैं, आप लोग पोस्ट छोड़ के पीछे हट जाइए, अगर जिंदा रहे तो फिर आप जो है युद्ध लड़ लेंगे चीनियों से। मेजर शैतान सिंह भाटी ने अपनी टीम के सदस्यों को एकत्र किया और उनसे कहा कि हम भारत मां की संतान हैं और अपनी जमीन को 1 इंच भी छोड़ के पीछे नहीं जाएंगे। अगर यहां पर हम रहेंगे तो विजय लेके जाएंगे या फिर बिरगति लेके जाएंगे, लेकिन यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। वहां पे सैनिकों ने जो जवाब दिया उस सैनिकों के जवाब से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सैनिकों ने कहा कि सर, हम अहिर हैं और हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हमें प्रभु कृष्ण का क्या है, आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल चीनियों से 1-1 इंच के लिए लड़ेंगे। जब अपने सैनिकों की यह बात सुने मेजर शैतान सिंह भाटी तो उन्होंने कहा कि आप ही अहिर नहीं हैं, हम भी अहिर हैं, मेरे नाम में भाटी लगने से क्या हुआ, हम भी आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और उसके बाद आता है 18 नवंबर की वो रात के 4 बजे भोर में बताया जाता है कि 3000 से अधिक चीनी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर कर इस पे गोलाबारी और तोपखाने से क्या किया, आक्रमण करना शुरू किया। भारतीय सैनिकों की संख्या मात्र कितनी थी, 120 थी। तो कहां 3000 कहां 120 भारतीय सैनिक। दूसरी चीज, जो चीनी सैनिक थे उनके पास मॉडर्न हथियार थे, इक्विपमेंट थे, उनके पास तोप थे, आर्टिलरी था
और भारतीय सैनिकों के पास था द्वितीय विश्व युद्ध का अनुपयोगी हो चुका आउटडेटेड 303 का राइफल, जिसे आज भी क्या करेंगे, अगर एक बार फायर करेंगे तो दूसरी फायर के लिए दूसरी बार उसको लोड करना पड़ता है, तब आप फायर करेंगे। तो 303 की राइफल थी और हमारे 120 जो सैनिक थे, जो अहिर रेजिमेंट के सैनिक थे, उनका अदम्य साहस था और मेजर शैतान सिंह भाटी का साहसी नेतृत्व। सैनिक वहां पर डटे रहे और बताया जाता है, जो उस पर किताबें लिखी गई हैं उन किताबों में, कि 120 सैनिकों ने 1300 से ऊपर चीनी सैनिकों को वहां पे मिट्टी में मिला दिया और युद्ध लड़ते लड़ते वहां पे जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। उसमें से 4 शहीदों को, 5 लोगों को युद्ध प्रिजनर के तौर पर चीनी लेके गए, जिसमें से एक जो है युद्ध कैदी के रूप में चाइना में मृत्यु हुई। 4 युद्ध कैदियों को भारत को सौंपा गया था और एक जो थे वह जो है चीनी सैनिकों को चकमा देते हुए वो भगकर जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और सेना को उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम 120 सैनिक थे जो वहां बहादुरी से लड़े। जब उन्होंने अपनी बात बताई तो उस पर सैन्य बटालियन को भरोसा ही नहीं हुआ कि 120 सैनिक चीन की 3000 फौज से लड़ सकते हैं। तो उन लोगों को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर आता है फरवरी 1963 का महीना, मौसम बदलता है, बर्फ पिघलती है और जहां पे ये आपका रेजांगला युद्ध क्षेत्र था, इसी क्षेत्र से एक चरवाहा भेड़ चराता हुआ जा रहा था। उसको वहां पर भारतीय सैनिकों के 100 दिखे। वो दौड़ा दौड़ा स्थानीय जो पोस्ट थी उस पोस्ट पर गया और उन्हें बताया कि यहां पर सैनिकों की क्या है, 100 पड़े हुए हैं। सेना की बटालियन पहुंची और वहां पे उन्होंने देखा कि जिस पोजीशन में सैनिक खड़े थे, सेम उसी पोजीशन में आज भी उनके 100 खड़े थे। किसी के हाथ में अगर राइफल है तो राइफल भी उसी तरीके से थी और सभी को जो गोली लगी थी उसमें किसी भी भारतीय जवान को पीठ में गोली नहीं लगी थी, सभी सीने पर गोली खाए थे। तो जो भारतीय जवान मरे थे उनके 100 वहां पर क्या किए गए, एकत्र किए गए। फिर जो उनकी परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार वहां पर उन्हें उनका अंतिम संस्कार हुआ और जहां पे अंतिम संस्कार हुआ वहां पे अहिर धाम नाम का एक क्या किया गया, स्मारक बना दिया गया। अब जब उसके वर्षों बाद आज इस पे फरहान अख्तर क्या कर रहे हैं, मूवी लेके आ रहे हैं, तो उस मूवी के कथानक को लेकर क्या हो गया है, बवाल खड़ा हो गया है। और इस पे संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा का यह कहना है कि यह पूरा श्रेय मेजर शैतान सिंह भाटी को दे रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जो अहिर सैनिक थे उनके महत्व को कम किया जा रहा है। इसी बात को लेकर ये कोर्ट में गए थे। इस आरोप पर बोलते हुए फरहान अख्तर के वकील ने कहा कि हम सैनिकों का कहीं पर भी अपमान नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करना नहीं है, हमारा उद्देश्य भारत के सैनिकों के जज्बे को, उनके ऐतिहासिक युद्ध कौशल को जनता के सामने लाना है। और अगर हमें 120 अहिर सैनिकों का सम्मान को कम करना होता या मेजर शैतान सिंह भाटी को ग्लोरीफाई करना होता तो इस पिक्चर का नाम 120 बहादुर के स्थान पर मेजर शैतान सिंह भाटी रख देते, लेकिन हमने इसका नाम 120 बहादुर सैनिक रखा है। फिर उन्होंने कहा कि इस पिक्चर में जितने भी सैनिक बलिदान हुए थे या जितने भी सैनिकों ने भाग लिया था उन सभी सैनिकों के नाम को इस पिक्चर में प्रदर्शित किया गया है। आप एक बार पिक्चर देखिए, पिक्चर को प्रदर्शित होने दीजिए, अगर इसमें कोई कमी होगी तो फिर आप हमें बताइएगा। उनकी इस दलील से काफी हद तक दिल्ली उच्च न्यायालय सहमत हो गया और फिर उसने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार करते हुए यह निर्देश जारी किया कि फिल्म अपने नियत समय पर रिलीज की जाएगी, लेकिन अगर फिल्म में किसी प्रकार की कोई ऐसी डायलॉग, ऐसा संवाद या कोई ऐसा दृश्य पाया जाता है जिससे अहिर रेजिमेंट के वीर सैनिकों को यह लगे कि उनके महत्व को कम किया जा रहा है तो उस समय इस पर कोर्ट की कैंची चलेगी। फिर उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ओटीटी का जो संस्करण बन के आने वाला है उसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि कहीं पर भी किसी सैनिक या उसके किसी परिजन की भावनाएं आहत न हो। तो फिल्म आपका जो है कल रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यहां पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि कोर्ट के इस फैसले से, जिस फैसले में उसने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, वो कितना सही है और कितना गलत है। आपकी राय में रोक लगना चाहिए था
अथवा नहीं लगना चाहिए था। जहां तक मेरी राय है तो मेरी यह मान्यता है कि जो देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक होते हैं वो किसी परिवार या किसी जाति के नहीं होते हैं, वो एक राष्ट्र की साझी धरोहर होते हैं, वो राष्ट्र के लिए अपना बलिदान देते हैं। इसलिए पूरा राष्ट्र ही उनका क्या है, परिवार है, और उन्हें हमें किसी जाति या समुदाय में बांट कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने नायक के तौर पर, राष्ट्र नायक के तौर पर सैल्यूट करना चाहिए। आपकी राय क्या है? आपके राय की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।